वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे होंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आज हमारा जो टॉपिक रहने जा रहा है वो है माइटोसिस, और साथ में आज हम उसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज माइटोसिस। तो आप सभी जानते ही हैं कि जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस जो सेल डिवीजन है, ये आपको किसके अंदर देखने को मिलती है? तो आप कहेंगे सोमैटिक सेल्स के अंदर क्या है आपको देखने को मिलती है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, तो आपकी बॉडी में पाई जाने वाली जितनी भी जो सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स ही कहलाती हैं, छोड़ के किसको? जो गैमेट की फॉर्मेशन करती हैं। जो सेल्स गैमेट की फॉर्मेशन करती हैं उनमें मियोसिस होता है, और उनके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन सभी के अंदर आपको माइटोसिस क्या है देखने को मिलेगी। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? हम इसको इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स के अंदर बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि भाई मेरे पास अगर मान लीजिए पेरेंट्स के पास कितने हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम्स है। तो सिंपल सी बात है, जब ये डिवाइड करेंगे तो दो सेल्स बनेंगी, और तो दो सेल्स के अंदर आपको 23 पेयर क्रोमोसोम्स क्या है देखने को मिलेंगे। तो दोनों सेल्स में आपको 23 पेयर क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो माइटोसिस आपको ज्यादातर किसके अंदर देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे जो माइटोसिस है ये जनरली हमें डिप्लॉयड सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। डिप्लॉयड मतलब कि भाई यहाँ पर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। और याद रखिएगा ये कुछ हैप्लॉयड सेल्स में भी आपको देखने को मिलता है, और हैप्लॉयड सेल्स भी किसमें? लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट जैसे कि आप कह सकते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके अंदर क्या है आपको माइटोसिस देखने को मिल सकती है। और इनके अलावा सोशल इंसेक्ट, अगर मैं सोशल इंसेक्ट की ही बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? हनी बी की। हनी बी के अंदर जो ड्रोन होती है ना, ड्रोन क्या होता है? तो आप कहेंगे मेल होता है, और जो मेल होता है तो उसका मतलब उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हैप्लॉयड सेल्स होती हैं। तो कंप्लीट जो हैप्लॉयड सेल्स की जो उसके अंदर कंडीशंस है वो सब के सब माइटोसिस के द्वारा क्या होती है वहां पर पूरी होती है। याद रखिए इसके अलावा जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन है उस सेल कंपोनेंट्स में वो माइटोसिस के माध्यम से ही आपको देखने को मिल जाए। तो याद रखना है आप लोगों को क्या कि माइटोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस हैविंग द 4 फेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये 4 फेजेस क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक क्विक रिवीजन बता देता हूं आपको। माइटोसिस आपको जनरली किस में देखने को मिलती है? तो आप कहेंगे सोमैटिक सेल्स में देखने को। हम इनको इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स और प्रोजेनी के अंदर, पेरेंट्स एंड डॉटर सेल्स के अंदर क्या है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है देखने को मिलता है। इसके अलावा माइटोसिस ज्यादातर डिप्लॉयड सेल्स में देखने को मिलती है, कुछ ऐसा भी है कि हैप्लॉयड सेल्स में भी देखने को मिल जाती है। इनमें लोअर प्लांट्स और कुछ सम इंसेक्ट्स, यहाँ पर हनी भी मैंने जो है एग्जांपल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें आपको 4 फेजेस क्या है देखने को मिलेंगे। 4 फेजेस कौन कौन से होंगे? तो ये 4 फेजेस आपके सामने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। हाँ, ये चारों फेजेस को हम क्या करेंगे डिटेल में यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर प्रोफेज। तो आप सब देखेंगे कि G2 फेज के बाद आपका सबसे पहला जो फेज है एम फेज के अंदर वो क्या आता है? प्रोफेज आता है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज बताया गया है माइटोसिस का। याद रखिएगा एस सिंथेसिस फेज और G2 फेज के इट फॉलोज द एस एंड G2 फेज, मतलब एस फेज और उसके बाद G2 फेज और फिर उसके बाद क्या आता है? प्रोफेज आता है। ठीक है भाई। और वहीं एस फेज और G2 फेजेज की बात करें तो यहाँ डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इंटरवाइंड होते हैं। इंटरवाइंड का मतलब क्या है कि एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, क्योंकि डीएनए कंटेंट क्या हो चुका होता है? डबल हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो डीएनए है वो इंटरवाइंड है, एक प्रकार से क्रोमैटिन थ्रेड की फॉर्म में उलझे हुए हैं। तो क्या क्या इवेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे? सबसे पहला इवेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो क्रोमोसोम मटेरियल है जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर कह रहे हैं वो अनटेंगल्ड होगा, मतलब सुलझेगा पहले तो, और जब सुलझेगा तो उसके बाद क्या होगा? कंडेंस होगा, और वहां पर माइटोटिक क्रोमोसोम्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमैटिन जो थ्रेड है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में क्या हो जाएगी? यहाँ पर कन्वर्ट होगी। और याद रखिएगा यहाँ पर एक क्रोमोसोम के अंदर हमें 2 क्रोमैटिड्स क्या है देखने को मिलेंगे, और सेंटर में आपको क्या मिलेगा? सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। कितने क्रोमैटिड है? 2 क्रोमैटिड, और बीच में क्या है? यहाँ पर सेंट्रोमियर है। ये इवेंट आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले। दूसरा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा
कि जो सेंट्रोजोम्स हैं, सेंट्रोजोम्स बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसमें आप देखिए सेंट्रोजोम्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट पोल की तरफ हैं। और यहाँ जितने भी क्रोमोजोम्स हैं, है ना, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर आपको एस्टर्स की फॉर्मेशन क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए ये है इस तरीके से, तो यहाँ ये मान लीजिए हमने क्या बनाया, सेंट्रोजोम बनाया, तो इनके यहाँ पर ये क्या है, एस्टर्स की फॉर्मेशन क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन भी क्या है आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एस्टर्स, दोनों एस्टर्स टुगेदर और वहीं स्पिंडल फाइबर, इनको क्या कहा जाता है, माइटोटिक एपरेटस कहा जाता है। तो सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेज क्या शो नहीं करेगी, यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ प्रोफेज में क्या पता चला, आपने देखा कि प्रोफेज सबसे लंबा फेज है, लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है प्रोफेज को। हम कहते हैं कि एस फेज के बाद आता है G2 फेज, और G2 फेज के बाद आता है हमारा कौन सा फेज, तो आप कहेंगे हमारा प्रोफेज आता है। अच्छा, प्रोफेज में आपने क्या देखा, तो हमने कहा कि जी प्रोफेज के अंदर हमने यहाँ पर जो भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमने कहा कि जितने भी यहाँ पर क्रोमेटिन जो थ्रेड्स थी वो क्या होने लगी, कंडेंस होने लगी। कंडेंस होकर क्या बना, यहाँ पर क्रोमोसोम की फॉर्मेशन क्या है आपको देखने को मिल गई। ठीक है, तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स यहाँ पर बन गए। ठीक, नंबर दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो सेंट्रोजोम्स हैं वो चले जाते हैं अपोजिट पोल्स पर, और वहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सबसे पहले, उनको हम बोलते हैं एस्टर्स। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म करते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स कहा जाएगा। अब इन दोनों स्पिंडल फाइबर और एस्टर्स को मिला दिया जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, माइटोटिक एपरेटस कहेंगे। और याद रहे जब प्रोफेज का जो लास्ट एंड होता है तो उस दौरान गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट फेज की, जिसका नाम है मेटाफेज। तो मेटाफेज में मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनवलप है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट्स, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है ना वो पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाते हैं। और वहीं क्रोमोसोम की अगर बात करें जाए तो मेटाफेज के अंदर हाईली कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम्स क्या हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और इसको हम इजीली माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया, तो दो सिस्टर क्रोमेटिड क्या है इस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाए। ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो सब के सब इक्वेटर पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। अब याद करेंगे जब इक्वेटर पे ये लाई करेंगे तो जो क्रोमोसोम्स हैं मेटाफेज में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट कहेंगे। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये दोनों पोल्स पर ये क्या करते हैं, क्रोमेटिड्स के साथ क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे विद अ काइनेटोकोर इन द सेंट्रोमियर। अब आप देखिए कि अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ जाके क्या है, अटैच हो गए, लेकिन क्रोमोसोम के पास भी कहाँ, सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के बाहर क्या है, काइनेटोकोर्स क्या है आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप देखिए इजीली, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है मेटाफेज। क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो जाके क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो रही हैं। अब क्रोमोसोम में अगर मैं देखूं तो ये इस तरीके का क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में दोनों तरफ आपको ये ऐसा प्रोटीन नजर आएगा जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। इसी काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। स्पिंडल फाइबर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और इसको इन सभी क्रोमोसोम्स को कहां पर लाई करता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल बीच में, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट के नाम से जानते हैं। ये मेटाफेज आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एनाफेज। एनाफेज को क्या कहा गया है, तो हम एनाफेज को कहेंगे कि सबसे छोटा फेज है माइटोसिस का। यहाँ जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। देखिए कैसे, इस प्रकार से जब डिवाइड होंगे तो दो डॉटर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर कांटेक्ट करेंगे, क्रोमेटिड्स इक्वेटर से कहा जाएंगे अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने का काम करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये आपको दो स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर आपने देखा कि मेटाफेजिक प्लेट आपको इस तरीके की देखने को मिली। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर क्या है, अटैच्ड है, ये अटैच हो रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच। अब इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर यही जो क्रोमोसोम्स हैं
वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, क्रोमोजोम्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि जो क्रोमोजोम्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे इनटू क्रोमैटिड्स। दो डॉटर क्रोमैटिड्स में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट। अब ये जो स्प्लिट फाइबर है ये धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे, और जब छोटे होने लगेंगे तो इसका मतलब ये क्रोमैटिड्स क्या है, अपोजिट पोल्स पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए इसको सबसे छोटा फेज माना गया है। आप इसको डायग्राम के फॉर्म में देख सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रोमोजोम्स क्या हो चुके हैं, क्रोमोजोम्स यहाँ से एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। डॉटर क्रोमैटिड्स क्या हैं, यहाँ पर अलग हो चुकी हैं। अब ये कहाँ जा रही हैं, अपोजिट पोल्स पर, और ये कहाँ मूव कर रही हैं, अपोजिट पोल्स पर क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो ये चीज क्या है आपको याद कर लेनी। इसके अलावा लास्ट जो फेज आता है हम उसको बोलते हैं टीलोफेज। क्रोमोजोम क्या है, क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स एंड अनकॉइल इनटू द क्रोमैटिन फाइबर। टीलोफेज में क्या देखने को मिलेगा, टीलोफेज में आपको देखने को मिलेगा यहाँ जो क्रोमोजोम्स की फॉर्म में इकट्ठे हुए थे ना, ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वापिस क्रोमैटिन थ्रेड की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। वापिस क्रोमैटिन थ्रेड की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और वहीं न्यूक्लियर एनवलप वापिस आ जाती है। और याद रखिएगा दो डॉटर न्यूक्लियर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रीअपीयर हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाते हैं। टीलोफेज के अंदर ये चीजें क्या है आपको कंटेंट याद रखना है। एक डायग्राम से और देखिए, ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कंडेंस हो गए ना, यहाँ पर एक प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, क्रोमोजोम्स कहाँ गए, आपने देखा कि जो क्रोमोजोम्स हैं एनाफेज के अंदर पोल्स की तरफ गए। पोल्स की तरफ जाने के बाद क्या होगा, डीकंडेंस हुए। डीकंडेंस हुए तो क्या हुआ, वहां पे क्रोमैटिन थ्रेड की फॉर्म में एक क्रोमोजोम्स कन्वर्ट हो गए, और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई साइटोकाइनेसिस क्या होता है। तो साइटोकाइनेसिस को हम कहेंगे यहाँ पर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो डॉटर सेल्स क्या बन जाएंगे यहाँ पर, और ये स्टार्ट होता है टीलोफेज के बाद। तो अगर मैं एनिमल सेल की बात करता हूं तो यहाँ पर क्लीवेज फुरो बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होती है, डीपन होती चली जाती है और लास्ट में जाके वो मिल जाती है। और इस प्रकार से जो साइटोप्लाज्म है वो इजीली दो सेल्स की फॉर्म में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है, ये हमने यहाँ पर बना लिया इस तरीके से दोनों तरफ। अब यहाँ बन जाएगा इस तरीके से सेल फुरो। हम इसको क्या कहेंगे, हमने कहा जी इसको सेल फुरो कहा हमने, ठीक है जी। ये सेल फुरो और तेजी से अंदर की तरफ जाएगी, और अंदर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कितने सेल्स बन जाएंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो दो सेल्स बन गए। कितनी सेल्स बन गई, दो सेल्स बन गई। अब ये जो दो सेल्स बनी है तो इसका मतलब यहाँ जो डिवीजन हुई है वो आउटसाइड टू इनसाइड हुई है, आउटसाइड टू इनसाइड। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, तो हम वर्ड यूज करेंगे सेंट्रीपिटल। क्या वर्ड यूज करेंगे, सेंट्रीपिटल वर्ड हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। मतलब यहाँ जो साइटोप्लाज्म जो डिवाइड हुआ है वो आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। वहीं साइटोकाइनेसिस अगर प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्लांट सेल्स के अंदर वेसिकल्स फॉर्म फ्रॉम द गोल्गी बॉडीज जो कि इक्वेटर पे इकट्ठे होने स्टार्ट करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। और वहां जो लेयर्स बनती हैं वो इकट्ठी होकर क्या बन जाती है, सेल प्लेट, जिसमें कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट आप बोल सकते हैं उसको। और फिर उसके बाद दो टोटल सेल्स क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। इस प्रकार से जो सेल प्लेट है वो क्या बन जाती है, मिडल लेमेला का काम करती है। तो यहां पर क्या हुआ, आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब सॉरी इनसाइड टू आउटसाइड क्या है, आपको यहाँ पर साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगी। और प्लांट के अंदर हम इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या वर्ड यूज करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल वर्ड यूज करेंगे। तो ये चीज भी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये जो डिवीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एनिमल्स के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या करती है, डिवाइड करती हैं। तो बाहर से अंदर की तरफ है ना सेल फुरो बनती है, और सेल फुरो बनने के बाद क्या होती है, वो बिल्कुल अलग हो जाती है, दो डॉटर सेल्स की फॉर्म में। और यहीं अगर मैं बात करता हूं किसकी, प्लांट सेल की, तो ये बीच में जो आपको जो नजर आ रहा है ना, ये जो बीच में जो आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं, सेल प्लेट क्या है नाम देते हैं। और एक इस प्रकार से जो ये प्लांट सेल है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, दो डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्म।
जब साइटोकाइनेसिस होती है तो जितने भी जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। याद रखिएगा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कई कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस आपको देखने को नहीं मिलती, मतलब सेल डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे कंडीशंस में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस क्या है आपको वहां देखने को मिल जाती है। और जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस जब हम वहां देखने को मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम। और एग्जांपल याद रखिएगा कोकोनट, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, जो गर्मियों के अंदर आप क्या करते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी जो पीते हैं ना, तो वो यही चीज है, वो क्या है, सिंसाइटियम है। कहने का मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आप बता सकते हैं कि यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियाई क्या है देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं सिग्निफिकेंस और फिर उसके बाद आज के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, एक तो ये जी क्या प्रोड्यूस करते हैं, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जीनोम, ठीक है जी, मतलब पेरेंट और डॉटर सेल्स का जो जीनोम होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। दूसरा इससे क्या होता है, इट हैज टू रिटेन सेम क्रोमोसोम नंबर इन द ऑल सोमेटिक सेल्स, मतलब सभी सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारी बॉडी ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो माइटोसिस कहां देखने को मिलती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, वो लगातार ग्रोथ करती रहती है प्लांट के अंदर थ्रू आउट द लाइफ। आपसे पूछा जाए कि ऐसी मतलब ऐसी जगह बताएं ऑर्गेनिजम्स की जहां पर लगातार क्या होती रहती है जहां पर लगातार क्या होती रहती है, माइटोसिस होती रहती है, तो आप कहेंगे जी ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर ये दोबारा से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है उसको क्या कर लेते हैं, रिस्टोर कर देते हैं, क्योंकि सेल के दौरान क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती ना, तो फिर बाद में न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है वो इक्वल हो जाती है। इसके अलावा ये सेल रिपेयर करने में, सेल रिप्लेसमेंट करने में बहुत ही अहम योगदान देती है माइटोसिस प्रोसेस के तहत। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो एपिडर्मिस की जो अपर लेयर है वो डैमेज हो गई है ना, तो वो दोबारा से रिपेयर हो सकती है। लाइनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड सेल्स अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो दोबारा से क्या है, ये फॉर्म हो जाएंगे। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आपको ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम है इससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहले अर्ली प्रोफेज में आपको क्या नजर आ रहा है, क्रोमेटिन थ्रेड नजर आ रही है, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप आपको नजर आ रहा है। लेट प्रोफेज में क्या होगा, लेट प्रोफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर होनी स्टार्ट हो जाती है, इवन क्रोमेटिन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, तो हम देखेंगे मेटाफेज। अब जो ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है इसका मतलब लेट प्रोफेज वाली ही बात है। यहाँ जितने भी स्पिंडल फाइबर्स हैं, यहाँ जो स्पिंडल फाइबर ये अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर के साथ, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। और ये जो एस्ट्रल रेज आपको क्या है दोनों तरफ दिखाई दे रही है, तो मैंने कहा था एस्ट्रल रेज प्लस में स्पिंडल फाइबर, उसको माइटोटिक एपरेटस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। इसके अलावा फिर क्या हुआ, मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान आपको क्या देखने को मिला, तो आपने देखा कि सर जी सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर लाइन पर आ गए, मतलब बिल्कुल बीच में आ चुके हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पर सेपरेशन होगी, क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट होंगे, यहाँ जो क्रोमैटिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डॉटर क्रोमैटिड्स यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। अब आप देखें यहाँ पर स्पिंडल फाइबर छोटा हो जाता है और ये क्रोमोसोम्स कहाँ चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं और फिर वापस क्रोमैटिन थ्रेड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेलिज भी क्या होती है, रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो सेल फ्यूरो क्या है आपको देखने को मिल रही होगी टीलोफेज के अंदर। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आप देखेंगे कि दोबारा से जो सेल हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड कर जाती हैं। ये कंप्लीट जब डिवाइड करेंगे तो दो सेल्स क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से एक सेल से दो सेल की फॉर्मेशन क्या है आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो चलिए आज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगर भाई आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये पहुंचे वीडियो जिनको आवश्यकता है। अब देखते हैं भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो आपसे पूछा है कि माइटोटिक फेज आर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड एंड नंबर्ड एज फॉलोज, है ना, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज। तो देखो जी प्रोफेज सबसे पहले आएगा, तो 3 देख लो कहां पर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, mitosis is the process by which eukaryotic cells
तो माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच यूकैरियोटिक सेल्स क्या करेगी, ग्रो करेगी, क्या एक्सपोज करेगी जीन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर मल्टीप्लाई करेगी, या बिकम स्पेशलाइज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई। माइटोसिस क्या है, प्रोसेस है जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स लगातार क्या करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कॉल्चिसिन केमिकल है एक प्रकार से, एक्ट्स एज ए माइटोटिक पोइजन बाय। ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको बता दूं कि बहुत बार पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है एचपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ना एचपीएससी में, जैसे कि पहले भी ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं, तो वहां पे कॉल्चिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो कॉल्चिसिन एक्ट्स एज ए माइटोटिक पॉइजन बाय causing fragmentation and agglutination of the chromosomes, या including breakage of the centromeric position of chromosomes, या inhibiting formation of mitotic spindle, या फिर all of these। तो 6th क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होने देते। मतलब ये है कि जो कॉल्चिसिन अगर केमिकल अप्लाई कर दिया ना, तो वहां पे क्या नहीं बन पाएगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाएंगे। ये चीज आपको क्या है, याद रखनी है। इसके अलावा है द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज, सिग्निफिकेंस बताना है भाई माइटोटिक डिवीजन का। इट टेक्स प्लेस वेयर देयर इज अ नीड ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स ओनली, ठीक है। इट इज द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी ठीक है। डॉटर सेल्स एंड पेरेंट सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, The cellular structure which disappear during mitosis is। आपको उससे पूछा है कि सेलुलर स्ट्रक्चर बताना है जो कि डिसअपियर हो जाता है माइटोसिस के दौरान, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पिंडल एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, ये डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है भाई। सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि माइटोसिस के दौरान क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर फिक्सिंग crossed over parts of the non sister chromatids is। एंजाइम कौन सा रिस्पांसिबल है भाई क्रॉसिंग ओवर के लिए, तो क्रॉसिंग ओवर के लिए ये तो मियोसिस वाला क्वेश्चन है, वैसे मैं बता देता हूं। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। ये आपका मियोसिस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें यहाँ पर, द स्टेज ऑफ मियोसिस वेयर सेंट्रोमियर डिवाइड्स फॉर द फर्स्ट and the only time ensuring separation of daughter chromosomes occur in। ये वापस वही मतलब सीरीज उठा ली क्या हमने। चलो एक मिनट देखते हैं भाई कहां से हमारा मियोसिस के क्वेश्चन स्टार्ट है। ये मियोसिस का ही है, ये भी मियोसिस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये भी आपके क्या है, मियोसिस के क्वेश्चन है। 15 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, G0 state of cells in eukaryotic cells denotes। इसका मतलब क्या है, check point before entering the next phase, या फिर pausing the middle of cycle to cope with the temporary delay, या death of a cell, या exit of cells from the cell cycle। तो 15 का क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे exit of cells from the cell cycle, उसको हम G0 phase के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन है हमारा, A study is done on a mammalian cell line that has a doubling of 24 hours। मतलब यहाँ पर आपको mammalian cell line दे रखी है, ये बता रहे हैं कि 24 hours में क्या होता है, डबल हो जाते हैं। ये जो cells हैं synchronized in G1 and then labeled for the 2 days with BRD2U। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको लेबल किया। At the end of the labeling period, chromosomal DNA is isolated from the cell and its density was analyzed। Which of the patterns would be expected to the scene। तो आपको कौन सा पैटर्न क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बताता हुआ चलूं। यहाँ पे 50% तो क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, और 50% क्या है, हैवी और लाइट, ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब 50-50% क्या है, आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर आपको डीएनए एज ए सेमी कंजर्वेटिव मैनर वाले क्वेश्चन से क्या है, ये बिलोंग करता है। तो इसको अच्छे तरीके से क्या है देख लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, और सी क्यों आया ये आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर नहीं मालूम है तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं भाई। विच इज नॉट ट्रू अबाउट माइटोसिस। आपको बताना है कि भाई कौन सी बात माइटोसिस के लिए बिल्कुल सही नहीं है।
तो क्या माइटोसिस इनिशिएटेड आफ्टर G1 फेज? क्या माइटोसिस G1 फेज के बाद होती है? तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। Crossing over does not take place. Parent cell produce two daughter cells. The two daughter cells have the same number of chromosome. बाकी सारे सही हैं, बस आपको ये याद रखना था 17 का जो आंसर है वो क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि माइटोसिस तुरंत G2 फेज के बाद होती है, ना कि G1 फेज के बाद। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। Who coined the term mitosis? माइटोसिस टर्म किसने कॉइन की थी? तो 18th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने दिया था भाई माइटोसिस टर्म, ये आपको याद कर लेना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और होपफुली आपके एग्जाम के अंदर बन जाए तो आपका बहुत ही ज्यादा क्या होगा? फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमोसोम आर मोस्ट कंडेंस्ड? आपको बताना है कि कौन सी स्टेज के अंदर, सेल डिवीजन के कौन सी स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर? तो आप कहेंगे जी मेटाफेज। मेटाफेज में फुल्ली कंडेंस क्या है आपको यह देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स इन। देखो एक तो आपको पता होना चाहिए डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होता है, तो आप कहेंगे एनाफेज के अंदर होता है। ठीक है भाई, एनाफेज के अंदर होता है। तो आप यहाँ पर जवाब देंगे कि जी लेट मेटाफेज एंड अर्ली एनाफेज। लेट एनाफेज एंड अर्ली एनाफेज, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर क्या है देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द माइटोसिस? कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है माइटोसिस के रिगार्डिंग? डॉटर सेल्स एग्जिबिट फंक्शनिंग ऑफ लेबर दैट इज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। डॉटर सेल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर, हाफ नहीं होंगे, मियोसिस होगा तभी हाफ होंगे। डॉटर सेल्स हैव डिफरेंस इन जेनेटिक, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज क्या है आपको देखने को मिलती है। तो आपका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा भाई, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। विद एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस माइटोसिस इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटेड। बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही साइटोकाइनेसिस होता है तो इसका मतलब माइटोसिस कंप्लीट माना जाएगा। एनिमल सेल के अंदर डिवीजन क्या होती है? सेल फ्लो बनती है, ये बात बिल्कुल सही है। साइटोकाइनेसिस प्रोसीजर इज सिमिलर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। क्या ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि सेल फ्लो देखने को मिलती है एनिमल सेल के अंदर और वहीं सेल प्लेट आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? तो आप कहेंगे प्लांट सेल्स के अंदर। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और लास्ट का तो बिल्कुल सही है कि दो डॉटर सेल्स क्या है? एग्जैक्टली क्या होते हैं? पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द माइटोसिस। तो माइटोसिस के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको यहाँ पर बतानी है। तो मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव करते हैं स्पिंडल इक्वेटर पे और फिर अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट इन ए मेटाफेज। ठीक है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। और फिर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बता दूं रीजन ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट इन एनाफेज। एनाफेज में जो क्रोमोसोमल मूवमेंट आपको देखने को मिलती है ना, वो किसकी वजह से देखने को मिलती है? तो आप कहेंगे स्पिंडल फाइबर की वजह से देखने को मिलती है। अगर स्पिंडल फाइबर नहीं होंगे तो आपको एनाफेज जो क्रोमोसोमल जो मूवमेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और लास्ट क्वेश्चन के बाद आज का सेशन हम क्या करेंगे? यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल फिर हम आपको मियोसिस कराएंगे और मियोसिस के जो क्वेश्चन जो छूट गए हैं अभी, वो भी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे और इनके अलावा भी क्वेश्चंस क्या हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि एग्जाम के अंदर बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं हो सकता है कि यहाँ से आपका वो क्वेश्चन क्या है बन जाए। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड विद। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, अटैच होते हैं किसके साथ? स्पिंडल फाइबर, क्रोमैटोसेंट्रोमियर या फिर क्रोमैटिड। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर के साथ क्या होते हैं? जाके अटैच होते हैं। तो ये था आज का सेशन और आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो भी आपको ये जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ज्यादा ही ठीक लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो क्या है पहुंच सके। आज के लिए इतना ही काफी है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।